Hello everyone, today we are going to discuss the next topic, that is energy change during reaction कि रिएक्शन के ड्यूरेशन जो जितनी भी हमारी एनर्जी चेंज होती है तो इसी उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी चेंज। मतलब क्योंकि सपोज हमारा रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है तो वहाँ पर कुछ एनर्जी चेंज होगी। एनर्जी चेंज क्यों हो रही है? बेसिकली क्योंकि हमारे क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कोई भी चीज़ जब नहीं बनती है तो वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकेज होता है और नई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग में कुछ एनर्जी चेंजेस आते हैं, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि रिएक्शन में एनर्जी चेंज होती है। तो इसीलिए इस टॉपिक को नाम दिया गया है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन कि हमारी किस टाइप की एनर्जी चेंज होती है या कैसे, जैसे अगर मोर देन वन स्टेप रिएक्शन हो रही है तो क्या एनर्जी चेंज होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ reaction is called energy change during reactions. Okay, now we will discuss how will it change and how it takes place. Okay, अब हम देख रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेसिकली कि इंथैल्पी मतलब होता है चेंज इन एनर्जी। जो हमारी एनर्जी चेंज हो रही है इन रिएक्शन उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज डेल्टा एच। डेल्टा क्या डिनोट करता है, चेंज, कि क्या चेंज आ रहा है, और एच इज़ द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब हम देख रहे हैं कि इट इज़ द टोटल एनर्जी चेंज विच एक्कम्पनीज द कन्वर्जन ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ओके, इसका मतलब है कि जब हमने रिएक्टेंट, सपोज हमारे पास रिएक्टेंट है ए बी और सी डी, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, तो ये हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, प्रोडक्ट में। क्योंकि रिएक्शन क्या होता है कि जब हमारा रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में उसको हम रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जब इधर ये ए बी है और ये सी डी है, हमारे पास दो रिएक्टेंट है। अब ये क्या कर रहे हैं कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये वाला बॉन्ड और ये नए बॉन्ड क्या बंद होते हैं, फॉर्म होते हैं, और पुराने बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ए सी के साथ रिएक्ट करेगा प्लस बी डी के साथ, तो ये हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द रिएक्टेंट। तो ये इसमें क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने, क्योंकि देखो बॉन्ड अपने आप तो ब्रेक होगा नहीं, वहाँ पर भी हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी, और उस एनर्जी जो सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारी सपोज H1 हमने सप्लाई करी और यहाँ पर जो हमारे बॉन्ड फॉर्म हुए तो एनर्जी रिलीज होगी, तो यानी कि इधर कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज आएगा, और उसी चेंज को हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एच, दैट इज H2 माइनस H1। ओके, अब इसी को हम डेफिनेशन फॉर्म में देख लेते हैं। इट इज़ अ टोटल एनर्जी चेंज, ये पूरी रिएक्शन की एनर्जी बता रहा है कि जो चेंज होती है विच accompanies द कन्वर्जन ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, जो इसके स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, तो यहाँ पर वो क्या होता है, डेफिनेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी के ड्यूरेशन जो हमारी टोटल एनर्जी चेंज होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, अब हम इसी को फर्दर डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पर एक रिएक्शन के थ्रू समझ लें, जैसे कि हमारा ए बी प्लस सी डी है, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये बॉन्ड ब्रेक करा, ये बॉन्ड, टू बॉन्ड ब्रोकन, ए बी एंड सी डी, तो जो एनर्जी चेंज हुई तो हमारा x1 प्लस x2, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी हमने ऐड कर ली, दैट इज x1 प्लस x2 किलो जूल पर मोल। ये हमारी एनर्जी चेंज हुई है, x1 प्लस x2 किलो जूल पर मोल एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज का मतलब होता है रिएक्टेंट में जो एनर्जी हमारी दी है हमने बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ पर जब बॉन्ड फॉर्म हुए तो एनर्जी लिबरेट हुई, और वो कितनी हुई, हमने दोनों को ऐड कर दिया x3 प्लस x4। तो हमने देखा कि x1 प्लस x2 और x3 प्लस x4 हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी आ गई। अब हम इसमें देखते हैं कि एनर्जी चेंज क्या हो जाएगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पर एनर्जी चेंज किस तरीके से होगी। तो एनर्जी चेंज हमारी जो होगी, यानी कि बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, कि हीट क्या होगी रिएक्शन की, हीट या फिर एनर्जी चेंज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 x3 प्लस x4 प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की।
तो ये हमारी एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल, हम किसी में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये तो हमारा नेट चेंज आ गया एनर्जी का। अब इसमें भी हमारी 2 टाइप की रिएक्शन होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक। तो क्या मीनिंग है इनका, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो ये हमारी किसकी एनर्जी थी, प्रोडक्ट की, और ये थी हमारी रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी एनर्जी चेंज ज़्यादा है, यानी कि अगर हमारा डेल्टा एच नेगेटिव हुआ तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ तो हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे आया होगा, अगर मैं बोलूँ नेगेटिव हम कैसे देखते हैं कि अगर ये वाली वैल्यू छोटी हुई और ये वैल्यू बड़ी हुई है ना, तो यानी हम बोल सकते हैं कि x3 + x4 हमारा जो एनर्जी चेंज इसकी प्रोडक्ट की वो क्या होगी, लेस होगी इससे, रिएक्टेंट से, तभी हमारा क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। एंडोथर्मिक कैसे आती है, अगर हमारा x1 + x3 + x4 ग्रेटर देन हो जाए, किससे, x3 + x4 ग्रेटर देन हो जाता है हमारा, यहाँ पर देखते हैं x3, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, यहाँ पर देख सकते हैं हम किसकी बात करें, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव, और पॉजिटिव कैसे आएगा कि अगर हमारा x3 + x4 इसकी जो एनर्जी चेंज है वो हमारी ग्रेटर देन होगी x1 + x2 से, तभी हमारा डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो 2 टाइप की रिएक्शन होती है हमारी ड्यूरिंग रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अब हम उसी में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थ्योरी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कोलिजन क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन में। मतलब एनर्जी चेंज जब होता है तो कैसे कैसे प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर हम इसी में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी आती है, दैट इज़ कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, वो क्या है, जैसे हम बोल रहे हैं कि बहुत सारी रिएक्शन होती है, एक हमने पढ़ी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इसमें क्या होता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी रिलीज भी होती है, दोनों प्रोसेस होते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में। तो जब इस टाइप के जो एनर्जी चेंज होते हैं तो डायरेक्ट कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसके बीच में चेंजेस आते हैं। ओके, तो वो चेंजेस हम डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे थे कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी में क्या होता है कि फर्स्ट इसके कुछ फीचर्स हैं, ये होते हैं फीचर्स कि किस कोलिजन थ्योरी में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है कि जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स होते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पर रिएक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, तो इनमें क्या होता है, कोलिजन होता है, ठीक है। तो कोलिजन कैसे होता है, अब कोलिजन किस टाइप से होगा, उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास अपनी कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, एनर्जी किसी में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम। तो हम बोल रहे हैं कि अगर कोलिजन होगा, मतलब रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स में कुछ अपनी एनर्जी होनी चाहिए, और कुछ ऐसा नहीं है कि एनर्जी है इतना काफ़ी है, नहीं, कुछ एक अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए। मिनिमम एक क्राइटेरिया है कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो रिएक्शन कोलिजन शो करेगा। तो इसीलिए उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की अपने पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट, द कोलाइडिंग पार्टिकल्स मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होने चाहिए, ओरिएंटेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये 2 पार्टिकल्स हैं, तो इनमें जब कोलिजन होगा तो आमने सामने होने चाहिए, है ना। तो कोलिजन होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल यहाँ है और यहाँ है तो कोई कोलिजन नहीं होगा। ओरिएंटेशन होने के लिए प्रॉपर मतलब कोलिजन होने के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि उनके कि वो प्रॉपर ओवरलैप, प्रॉपर
प्रॉपर कोलिजन शो कर सके। ओके, तो कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, कोलिजन के टाइम पर दोनों पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, हमारे प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये फीचर्स है हमारे कोलिजन थ्योरी के। अब हम इसको एक कोलिजन थ्योरी को एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि जैसे अगर हमने ये देखा, हमने एक ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसके बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और ये हमें क्या बता रहा है बेसिकली, देखो ये रिएक्टेंट है और ये हमारी एनर्जी बैरियर है, दैट इज़ प्रोडक्ट। इसमें क्या है कि रिएक्टेंट है, ये चीज़ हमें क्या दिखा रहा है कि इसके पास अपनी कुछ एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास। अगर ये लाइन, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये अगर हमारा नीचे होता तो हम बोलते हैं एनर्जी कम है। अब हम बोल रहे हैं ये जो गैप है ये क्या बता रहा है, ये डेल्टा एच, ये वाली चीज़ कि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर अपनी कुछ एनर्जी है जिसमें कोलिजन होगा। ओके, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये क्या बोला जा रहा है कि रिएक्टेंट के पास तो अपनी कुछ एनर्जी है, लेकिन अब ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, एकदम ऐसे तो बन नहीं जाएगा। इसके लिए क्या होगा, पहले मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये वाला जो गैप दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये एनर्जी बैरियर है क्योंकि इधर जाएगा मॉलिक्यूल तभी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और ये जो एनर्जी चाहिए होती है इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, कि मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करना है क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होगा रिएक्टेंट से, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या होता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए, फॉर इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए इतनी, जिसको हम ई ए से डिनोट करते हैं, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेट करने के लिए चाहिए मॉलिक्यूल को ताकि प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, तो इसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। पहले मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे, यहाँ पर पहुँचेगी इनकी एनर्जी, फिर क्या होगा, ये कन्वर्ट होते हैं हमारे प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट के लिए जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो हमारी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो यही हमें क्या बता रहा है कि रिएक्शन बेसिकली कैसे टेक्स प्लेस होती है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना। पहले मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो गए, एक्साइट यानी कि एक्टिवेट हो गए, उनमें एनर्जी उन्होंने कुछ इनको रिक्वायर थी एनर्जी की ताकि ये प्रोडक्ट फॉर्म कर सके, उसी एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, एक्टिवेशन एनर्जी, और फिर हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन थ्योरी। हम यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ई थ्रेशोल्ड माइनस जो हमारी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, ग्राउंड स्टेट। इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसकी एक रेंज होती है कि इतने से इतने के बीच में जनरली हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है। 40 to 150 किलो जूल पर मोल, इसका एक रेंज है कि इतने में हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो जाती हैं। ओके, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए अपनी एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी, तो हमने एक रेंज डिसाइड कर देखी कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही थी वो हमारी इतने से इतने रेंज में टेक्स प्लेस हो रही हैं। ओके, तो ये जो रिएक्शंस होती हैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो हो, देखो ये ध्यान रखना हमेशा कि ये जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये है, तो यहाँ इस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मान लो रिएक्टेंट है, यहाँ से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, अगर ये गैप कम हो जाए तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है उतनी ही हमारी रिएक्शन स्लो होती है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गई तो प्रोडक्ट हमारा फास्ट बनेगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तो हमें अपनी तरफ से हीट और कोलिजन मतलब कि हीट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो हुई। और ऐसे केस में रिएक्शन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है। रूम टेम्परेचर मतलब कि जितना टेम्परेचर अवेलेबल है ये रूम टेम्परेचर, उतने पे ही रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाती है, वहाँ पर हमें अलग से कोई टेम्परेचर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, तो लास्ट में एक बार देख लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी
यानी कि देखो जब हमने ग्राफ ऐसे बनाया तो इन मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट है यहाँ पर, तो रिएक्टेंट के पास अपनी कुछ एनर्जी थी, यहाँ पर कुछ एनर्जी है, तो अब इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी इनको यहाँ पर पहुँचने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी रिक्वायर है इतनी बाय द रिएक्टेंट टू अंडरगो, यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं मॉलिक्यूल। एक्टिवेट किस वे में हो रहे हैं कि यहाँ पर कोलिजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी आ गई जितना उन्हें कोलिजन के लिए चाहिए थी, जो हमने शुरू में पोस्टुलेट्स पढ़े थे। ओके, टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन, यहाँ पर कोलिजन होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ओके, तो इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इस वाली गैप को एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ये वाली एनर्जी हमारी थ्रेशोल्ड। ओके, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और हमारा किस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये सब हमने देखा कि एनर्जी चेंज किस तरीके से होती है मॉलिक्यूल में ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगर एनर्जी हमारी सिंगल स्टेप, वो रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप में होती है या मल्टी स्टेप में होती है, तब वहाँ पर एनर्जी चेंज कैसे होता है। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।